हाँ चलिए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है ना। अरे यार ठीक से चार्जर लेके आ जाओ। है ना, देख लिया था। सॉरी, नोट्स नहीं थे ना। हाँ। क्या बताया था रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट? इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क वाज व्हाट? इनहेरेंट रिस्क मतलब उसमें बाय डिफॉल्ट क्या पॉसिबिलिटी है गड़बड़ होने की। हमारे सामने एंटिटी का बिजनेस ही ऐसा है, या बिजनेस बेसिकली बिजनेस ही ऐसा है, या अकाउंटिंग ही ऐसी है नेचुरली कि उसमें गलती हो सकती है। सैम्पलिंग का मामला तो डिटेक्शन रिस्क में आएगा ना, कि ऑडिटर नहीं ढूंढ पा रहा। अच्छा वो नहीं है, ये अलग चीज है। वो इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है कि ऑडिटर नहीं ढूंढ पाएगा, वो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ठीक है ना। ये क्या है? इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब बिजनेस के अपने नेचर में ऐसी चीजें होना जिसके कारण क्या होगा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाएगा। नेचुरली ऐसा है। कंट्रोल रिस्क मतलब आप लगा लो कंट्रोल्स, फिर भी हो सकता है कि कंट्रोल्स मिस स्टेटमेंट को रोकना। कंट्रोल्स लगाने का मेरा मकसद क्या है? मिस स्टेटमेंट्स को रोकना। पर अगर कंट्रोल्स लगाने के बावजूद मिस स्टेटमेंट्स हो जाएंगी तो इस बात के जितने चांसेस हैं कंट्रोल रिस्क। नहीं समझे? फिर से सोच लो एक बार। अरे समझ, इनहेरेंट रिस्क मतलब बाय डिफॉल्ट सोचो कोई कंट्रोल नहीं है, फिर भी जो रिस्क है, जो बेसिक रिस्क है, काम करने में जो रिस्क है कि ये मिस स्टेटमेंट हो जाए। ठीक है। ठीक। तो रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियल मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट, है ना। ऑडिट करने से पहले ही वो क्या है? मटेरियल मिसस्टेटेड। इन्वॉल्व्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर existing in the financial records before the auditor examines them। मतलब एग्जामिन करने के पहले मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्या गलतियां होंगी इसमें, वो गलती के जो चांसेस हैं वो इनहेरेंट रिस्क है, बाय डिफॉल्ट जो चांसेस। और कंट्रोल लगने के बाद कंट्रोल काम नहीं कर पाएगा तो वो रिस्क, वो अलग है। क्योंकि वो मैं कब चेक करूंगा? जब मैं कंट्रोल्स चेक करूंगा तब मैं इस बात के निष्कर्ष पे पहुंचूंगा कि इनहेरेंट रिस्क के बाद कंट्रोल रिस्क कितना है। समझो, कोई भी एंटिटी है तो उसमें इनहेरेंट रिस्क रहता है, इसलिए मैं कंट्रोल्स देखूंगा कि कंट्रोल्स जो है उसके कारण वो मिस स्टेटमेंट्स कम हुए होंगे। पर अगर कंट्रोल्स चेक करूंगा, कंट्रोल्स वीक निकले तो कंट्रोल रिस्क भी हाई होगा, तो फिर मैं अपना डिटेक्शन तगड़ा करूंगा। अरे समझ, तो मैं असेस करता हूँ इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, और फिर मैं अपना डिटेक्शन प्लान करता हूँ। उससे मेरा क्या होता है? डिटेक्शन रिस्क आता है। ये तीनों रिस्क से मिल करके बनता है ऑडिट रिस्क। तो अगर इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो मुझे डिटेक्शन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ताकि मैं डिटेक्शन रिस्क को बहुत कम कर पाऊं, ताकि मैं ऑडिट रिस्क को एक एक्सेप्टेबली लो लेवल तक लेकर के आ पाऊं। अरे समझ में ये सिस्टम चलता है। मिस स्टेटमेंट क्या है? कुछ भी गलती होना, मतलब जैसा स्टैंडर्ड में होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, वैसा नहीं है मिस स्टेटमेंट। मतलब मिस स्टेटमेंट तो 1 रुपए का भी मिस स्टेटमेंट कहलाया ना। मिस स्टेटमेंट मतलब गलत होना। पर हमारा एक्चुअली में मकसद मिस स्टेटमेंट नहीं होता, मटीरियल मिस स्टेटमेंट होता है। व्हाट्स अ मिस स्टेटमेंट? कि भी कोई अमाउंट डिफरेंस दिख रहा है, जितना
स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, लॉ के हिसाब से दिखना चाहिए, वैसा ना दिख करके कुछ और दिख रहा है। ऑफिशियली इसको कैसे बोल रहे हैं? अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर। आ रहा है समझ में? वो क्या है? मिस स्टेटमेंट। जानबूझ के धोखे से दोनों से हो सकता है, अनइंटेंशनल एरर्स और इंटेंशनल फ्रॉड। आप जानबूझ के गलत दिखाना चाहते हो या आपसे धोखे से गलती हो गई। एग्जाम्पल्स, गलत अकाउंट में लिख दिया, मशीन का रिपेयर कराया, कैपिटल करा दिया, ये कैपिटल नेचर का रिपेयर था, मैंने रेवेन्यू में लिख दिया, पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया जबकि बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, गलत हो गया प्रॉफिट, है ना। डिस्क्लोजर्स प्रॉपर नहीं दिए। याद रखना बेटा, अकाउंटिंग सिर्फ एंट्री नहीं, अकाउंटिंग इज फुल इंफॉर्मेशन। तो जब आप फुल इंफॉर्मेशन की बात करते हो, तब अगर मान लो कि आपने सिर्फ पॉलिसीज भी नहीं बताई तो भी गड़बड़ है। मतलब यू हैव टू डिस्क्लोज इट इन फुल। डिस्क्लोजर आपका 100% होना चाहिए, बहुत प्रॉपर होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अगर डिस्क्लोजर नहीं है तो वो भी क्या है? गड़बड़ है, मिस स्टेटमेंट है। फिर क्या है? इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज। गलत पॉलिसी लगाई, गलत एस्टिमेट बना लिया। मान लो मैं ये गलत असेस कर लूं कि मेरी मशीन 10 साल नहीं 8 साल चलेगी, तो मेरा डिप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। 10 साल नहीं 15 साल चलेगी, मेरा डिप्रिसिएशन कम हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट इफेक्ट हो गया। आप समझ रहे हो कौन कौन सी चीजों से अकाउंट्स में फर्क पड़ जा रहा है? मिस स्टेटमेंट है, नकली रेवेन्यू, नकली एक्सपेंस, डेटर्स बढ़ गए। क्यों? क्योंकि आपने बैड डेट्स राइट ऑफ नहीं किए। हर चीज से किस पे फर्क पड़ रहा है बेटा? एसेट लायबिलिटी के बैलेंस पर और क्या? हाँ, तो बैलेंस शीट तो है ना, और प्रॉफिट पर। अरे समझ में, प्रॉफिट लॉस कम ज्यादा हो जा रहा है, बैलेंस शीट कम ज्यादा हो जा रही है। ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा दिख रही है। अच्छा, इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा दिखेगी तो भी क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा। क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा आता है, प्रॉफिट उतना बढ़ा हुआ दिखता है। क्लियर है ना? तो ये चीज क्लियर है। ये एग्जाम्पल है बेटा जो आप यूज करेंगे, है ना। और ये हर एक चीज जो है ना, वो एमसीक्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट है। फिर लेवल्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क, रिस्क दैट अफेक्ट एंटायर सेट। मतलब देखो समझो, जैसे मान लो कि फाइनेंस मैनेजर ही एकदम अकाउंटिंग नहीं आती उसको, दूसरी स्ट्रीम का है, ये क्या है? ये ओवरऑल फाइनेंशियल लेवल रिस्क है। क्योंकि अब इससे कहाँ गड़बड़ होगी क्या पता। मेरा इन्वेंट्री रखने का सिस्टम गड़बड़ है, तो उससे मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू गड़बड़ होगी। मेरा मैनेजर गड़बड़ है तो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क हो गया। मैं जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ उसी में प्रॉब्लम है, पूरा अकाउंटिंग लेवल रिस्क है, पूरा एंटिटी लेवल रिस्क है। अरे सर, लेकिन अगर मान लो मेरा सेल्स वाला बंदा गड़बड़ है, तो मतलब मेरा कौन सा अकाउंट गड़बड़ हो सकता है? सेल्स। यानी दो लेवल पर रिस्क आते हैं, एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क और एक असर्शन लेवल। ठीक है। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक है या मैनेजमेंट बायस है, तो क्या होगा? ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। असर्शन लेवल मतलब कि अकाउंट लेवल रिस्क, है ना। रिस्क रिलेटेड टू specific account balance or disclosure helps the auditor plan the nature, timing, and extent of further audit procedures. बोलो, क्लियर है? रीड करो फटाफट से, बताओ इसमें कोई एक शब्द भी अगर गड़बड़ है तो।
ठीक है। अब आरएमएम के दो फैक्टर्स, दो कंपोनेंट्स होते हैं। आरएमएम याद है ना, रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। ठीक है ना। तो ऑडिटर जब ऑडिट करने आएगा तो इन रिस्क को असेस करेगा, क्योंकि इससे उसको ये पता लगेगा कि एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कितनी लाइन पड़ी है। आ रहा है समझ में? देखो, मैं जाऊंगा, मैं मैनेजमेंट वगैरह से बात करूंगा, मैं जनरल उनका सिस्टम देखूंगा, अकाउंटिंग का क्या है, बिजनेस का थोड़ा सा समझूंगा। उससे मुझे पता चलेगा कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं या कितने अच्छे हैं। आ रहा है समझ में? या तो फिर कितने लापरवाह हैं और कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कितने कमिटेड हैं और कितने लापरवाह हैं। समझ में आ रहा है? तो आप पॉइंट समझो कि मैं बहुत सारे पैरामीटर्स पर क्या करने वाला हूँ, एंटिटी को जज करने वाला हूँ, जिससे अल्टीमेटली मैं, मेरे को अपना चेकिंग का प्लान बनाना है। मुझे अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना है, तो मैं अपना चेकिंग का प्लान बनाऊंगा। जब मैं अपना चेकिंग का प्लान बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा कि कितना चेक करूंगा, ये मैं उसमें लिखूंगा ना। ये मैं किस बेस पे बनाऊंगा? जितना मेरे को लगता है कि गड़बड़ी होगी। अगर मुझे लगता है ज्यादा गड़बड़ी होगी तो ज्यादा चेक करूंगा, मुझे लगता है कम गड़बड़ी होगी तो कम जाए। तो इसका मतलब पहले मुझे वो प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे जिससे मुझे ये पता लगे कि यहाँ ज्यादा गड़बड़ है कि कम। अरे वो कैसे पता लगेगा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगा करके। अब मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाऊंगा तो रिस्क अगर एक ही पर्टिकुलर होता तो कोई बात ही नहीं थी, पर यहां से मुझे पता चलेगा कि रिस्क कैसा है। दो पार्ट में बटा है। अभी मैं अपने डिटेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं डिटेक्शन रिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये जो इनके गड़बड़ होने के चांसेस हैं, एक तो इनका बिजनेस ही का नेचर ऐसा है कि गड़बड़ हो सकती है। दूसरा, हम्म, देखो कोई भी व्यक्ति जब कंट्रोल लगाता है, अगर उसमें लूप होल निकल जाए तो क्या होता है? तो कंट्रोल लगाने का मतलब नहीं, मैंने तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड का एग्जांपल दिया था। आ रहा है समझ में? ठीक है। जैसे समझो आपके हेल्थ बैंड वगैरह होते हैं, समझ में आ रहा है? अब वो जो बैंड है वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? आप चलते हो तो वो आपके वॉक गिन लेता है, तो फिर तो उसको कायदे से पैर में बांधना चाहिए। लेकिन वो तो आपके हाथ में बनता है और ये बता देता है कि आप कितने कदम चले। नहीं आ रहा समझ? बेसिकली उसका कंट्रोल क्या है कि आपका हाथ अगर ऐसे ऐसे हिलेगा तो वो एक कदम गिन लेगा। वॉक थोड़ी गिनता है, वो तो आपके हाथ के मूवमेंट गिनता है। अच्छा, कभी ऐसा सोचा नहीं अपन? क्या चीज? हाँ, तो करेक्ट स्टेप्स आते हैं जितने भी चलो उतने आते हैं। अरे भाई, करेक्ट स्टेप्स कैसे देगा वो, मुझे बताओ। कैमरा लगा है उसमें, कोई तो लॉजिक दो। एक बार में नहीं, जब लगातार होता है तब होता है। एक दो स्टेप में तो चलने से भी वो काम नहीं करता, कई बार अलग अलग रहता है। समझ में आ रहा है? जब आप चल रहे हो ना तो वो बहुत सारी चीजों को कंसिडर करता है। समझ में आ रहा है? और मैं बता रहा हूँ, एक वो उसको भी कंसिडर करता है, क्या कहते हैं तुम्हारा, लोकेशन। क्या आप अपनी एग्जिस्टिंग लोकेशन से कितना आ गया है? आ रहा है समझ में? तो वो मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर करता है। पॉइंट समझना। लेकिन वो किसी एक फैक्टर पे नहीं करता। मान लो तुम गाड़ी से चल रहे हो तो काउंट हो जाता है वो। तो वो हर एक के कंट्रोल अलग अलग है। और मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि देखो कंट्रोल की वीकनेस क्या क्या है, कि अगर वो लोकेशन से ट्रेस करेगा तो फिर तो वो गाड़ी को भी वॉक मान लेगा। गाड़ी को भी मान लेता है तो वो लोकेशन बेस्ड है। आ रहा है समझ?
और कुछ में क्या रहता है कि वो हाथ हिलता है तुम्हारा, तो उसके बेसिस पे करता। तो बैठ के अगर तुम हिप हिप हुर्रे करोगे तो भी वो क्या करेगा, स्टेप्स काउंट कर लो। आ रहा है ये समझ? तो मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि देखो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, और कंट्रोल बिल्कुल परफेक्ट भी नहीं होता। आ रहा है समझ? तो हमेशा आपको एक रीजनेबल लेवल का वो दे देता है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो वो मल्टीपल फैक्टर्स उसको इंक्लूड करने चाहिए। अब जैसे जितनी तुम सस्ती वॉच लोगे और जितनी तुम महंगी वॉच लोगे तो उसमें अंतर वैसे आएगा। समझ में आ रहा है कि भाई उसमें वो मल्टीपल पैरामीटर्स कर रहे हैं कि एग्जैक्ट आए, तो वो लोग बैठ करके सोचते हैं कि एक नॉर्मल इंसान जब चलता है तो क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए कि हम उसके एग्जैक्टली वॉच, उसके स्टेप्स जो है वो बता पाए। क्योंकि सबसे बेस्ट तो यही है कि आप उसके पैर में बांधो, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है। हाथ में बांध करके वो पैर के वॉक गिन रहा है। समझ में आ रहा है? और या तो फिर उसको कैमरा ही लगाना पड़ेगा ना, लास्ट रिजॉर्ट। नहीं आया समझ में? तो पॉइंट यही है कि आप कंट्रोल लगा लो फिर भी क्या होता है, प्रॉब्लम्स तो हो ही जाती हैं, है ना? जैसे कि एआई भी जो है आज की डेट में, वो भी एक कंट्रोल का काम करेगा, वो तो बहुत जगह पर कंट्रोल का काम करेगा, बट एआई परफेक्ट नहीं है, तो वो भी बहुत जगह पर क्या करेगा, मिस्टेक्स। तो आपको ये पता लगाना होता है कंट्रोल का रिस्क क्या है। बोथ दिस रिस्क एग्जिस्ट independently of the audit itself and are influenced by the entity, not the auditor. मतलब नहीं नहीं, ये वो अलग बात है, वो बात का मैटर है। अभी पॉइंट ये है कि एंटिटी ऑडिटर के बिना दखल अंदाजी के एंटिटी में अपने आप ही गड़बड़ियां होने के जो चांसेस हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। अरे समझ? तो ये एंटिटी पे ही डिपेंड कर रहा है, ये ऑडिटर पे डिपेंड नहीं कर रहा कितनी गलतियां हो रही हैं या कितनी गलती होने के चांसेस। ठीक है? इनहेरेंट रिस्क, है ना? The susceptibility of an assertion about the class of transaction account balance and disclosure to misstatement before considering any related controls. ठीक है? तो किसी भी अकाउंट के गड़बड़ होने की जो आशंकाएं हैं ऑडिट से भी पहले, समझ में आ रहा है? वो जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इनहेरेंट रिस्क। मेन बात है क्या है, ये नेचुरली आता है अकाउंट्स के नेचर या उसके कारण। मेरा पॉइंट समझो, तुमने एक असेट खरीदा 1 लाख का, समझ में आ रहा है? इसके अकाउंट्स में गलत होने के चांसेस, और तुमने क्या किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया, इसके गलत होने के चांसेस, किसके गलत होने के चांसेस ज्यादा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्यों? सेम अकाउंटेंट कर रहा है, सेम बिजनेस, कोई अंतर नहीं है, तो भी उसका रिस्क ज्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रोविजन किस पर बेस्ड है, एस्टिमेट पर। समझ में रहे? वो सोच रहा है कि कितने डेटर से पैसा नहीं आए, बट चांसेस क्या है कि ये एस्टिमेट आपका गड़बड़ हो। नहीं आया समझ में? तो नेचुरली अराइज हो रहा है, हायर फॉर सम एरियाज स्पेशली कॉम्प्लेक्स और जजमेंटल आइटम्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में इनहेरेंट रिस्क ज्यादा हो गया और बाकी में कम हो गया। क्लियर है? क्लियर है? हम्म। Influenced by external factors, that is technological changes making products obsolete and internal factors, industry conditions. ठीक है? मतलब कैसे फैक्टर्स हो सकते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर से आप अकाउंटिंग कर रहे थे, या इंडस्ट्री की कंडीशन बदल गई, या जो फ्रेमवर्क था या जो लॉ है वो बदल गया, कोई भी चीज हो सकती है जिसके कारण आपके इनहेरेंट रिस्क आ गए। समझ में आ रहा है? जिसके कारण आपके अकाउंट्स जो है मिसस्टेटेड हो सकते हैं। ठीक है ना? इवन इफ एसेस्ड इज लोअर, इसका मतलब ये है कि मान लो ऑडिटर
ने पता लगाया और उसको लग रहा है कि हाँ यार इनहेरेंट रिस्क कम है, स्टिल आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा while designing test of controls and substantive procedures. तो इनहेरेंट रिस्क के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इनहेरेंट रिस्क के लिए एंटिटीज ने क्या लगा रखे होंगे, कंट्रोल, है ना। तो अगर मैं कंट्रोल को चेक करने वाला हूं तो मुझे ये देखना ही पड़ेगा कि इनहेरेंट रिस्क कितने हैं, क्योंकि इनहेरेंट के कारण ही क्या लगाए जाते हैं, कंट्रोल। समझ में आ रही है बात? देखो हर चीज कंट्रोल है, इस बात को समझना, ठीक है। अपन ये चश्मा लगाए, ये भी क्या है, कंट्रोल। किस बात का कंट्रोल है ये, आंखें और खराब ना हो और मुझे ठीक दिखे, समझ में आ रहा है। लेकिन ये कंट्रोल, कंट्रोल रिस्क क्या है, इस कंट्रोल का कंट्रोल रिस्क क्या है कि बनाने वाले ने ढंग से नहीं बनाया, डॉक्टर ने चेक करते समय नंबर असेस सही नहीं किया, जिस कंपनी ने कांच बनाया उसका मटेरियल सही नहीं था। आप इमेजिन करो कि कितने सारे रिस्क है कि ये कंट्रोल ढंग से काम ना करे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस फ्रेम के साथ हम लोग ऑडिट में काम करते हैं, समझ में आ रहा है ना। इनहेरेंट रिस्क है कि आंख खराब हो जाएगी, कंट्रोल लगा लिया चश्मा जिसके कारण क्या होगा, आंखें खराब नहीं होगी। बट ये कंट्रोल कई सारे पचासों चीजों पर निर्भर करता है, तब जाकर के कंट्रोल अपना काम ढंग से करता है। नहीं तो कंट्रोल लगाने के बाद भी आंख खराब होने के चांसेस ज्यादा ही चीज ज्यादा है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हम अकाउंटिंग में कर रहे हैं कि भाई हम असेस कर रहे हैं क्या कि यहाँ गलती होने की चांसेस क्या है। फिर हमने बोला कि हाँ भाई क्या कर रखा है आपने, बोले यार हमने तो अकाउंटेंट रख रखा है, वो तो हमने देखा था कि भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो। जितनी चीजें बताते जा रहा है उतनी चीजें क्या हो रही है, एड ऑन कर रही है कि हाँ यार रिस्क कम है, रिस्क कम है, रिस्क को कम करते जा रहे हैं। वो जितने कंट्रोल गिनाता जाएगा उतना मैं, मेरा मेंटल असेसमेंट क्या होगा, रिस्क का कम। पर अगर उसने ज्यादा कंट्रोल बता दिए तो मेरा रिस्क वो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन फिर जब मैंने जा करके देखा तो मैंने देखा कि इसने चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो पार्ट टाइम रख रखा है और वो तो अपने आर्टिकल्स को लगा देता है, खुद तो आता नहीं है, खुद तो महीने में एक बार आता है। तो अब तुम्हारा कंट्रोल तुमने लगाया लेकिन फिर भी वो कंट्रोल क्या हो गया, वीक। अरे हाँ, फिर कंट्रोल रिस्क तुम्हारा बढ़ गया। तुमको कौन समझ आ रहा है कितना डायनामिक चलता है, ठीक है। असेट जितने दिख रहे हैं उतने ही, मतलब जितने बुक्स में दिख रहे हैं उतने ही हैं, ठीक है। अब उन असेट्स में अगर बिल्डिंग है तो नॉर्मल बात है, क्योंकि मैं रजिस्ट्री वगैरह चेक कर लूंगा, फिर रिस्क कम है। मान लो उसमें मशीन्स वगैरह हैं, तो भी अगर बड़ी मशीन्स हैं तो मैं जाकर के फिजिकली वेरीफाई कर सकता हूँ, उस तरीके से देख सकता हूँ। मान लो कि उसमें छोटे मोटे एसेट है, अब मान लो कि अब लूज टूल्स वगैरह तो वैसे स्टॉक में अपन लोग कर लेते हैं, पर छोटे एसेट है और वर्कर अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, छोटी एंटिटी। तो किसी दिन कोई फिक्स एसेट उड़ा के घर ले गया तो अगर इस बात का कोई कंट्रोल होगा तो उसका रिस्क कम होगा, और नहीं है कोई कंट्रोल, भरोसे पे चल रहा है, तो मैं टेक्निकली तो इनहेरेंट रिस्क ज्यादा ही मानूंगा ना, या कंट्रोल रिस्क, जो भी है। पॉइंट ये है कि मुझे ये लगता है कि भैया जितने आपके दिख रहे हैं हो सकता है उतने ना हो। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि तुम्हारी चोरी के रिस्क ज्यादा, मुझे इस बात से मतलब है कि तुम्हारे इस चोरी के रिस्क के कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेट होने का रिस्क ज्यादा है। अरे एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो कब गलती होने के चांसेस कब बढ़ जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई कॉम्प्लेक्स है तो उसको निभा पाना मुश्किल है। आ रहा है समझ में? हम्म। अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नया आया जो आप पर लगता है, लेकिन क्या है, उसको निभा पाना मुश्किल है, तो क्या होगा, रिस्क है कि उसके गलती होने के चांसेस बढ़ गए। ऑपरेटिंग इन एन इंडस्ट्री with high business failure rates, increasing the risk of misstated financial assertions. मैं एक ऐसे बिजनेस में ऑपरेट कर रहा हूँ जिसके फेल होने के रिस्क बहुत ज्यादा है। तो अगर बिजनेस डूबने का खतरा ज्यादा होता है ना तो लोग मिस स्टेटमेंट ज्यादा दिखाने लग सकते हैं।
समझ रहे हो? जैसे बायजूस है, अब बायजूस के सामने जैसे ही खतरा मंडरा आया, काय का बिजनेस रिस्क था उसका, ये बिजनेस चल नहीं रहा, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्रिप्शंस कैंसिल कर दिए और ये सारा कुछ, तो फिर वो काय पे आ गया, मिस स्टेटमेंट। आ रहा है साहब? वो क्या दिखाने लग गया उसमें, बुक्स में गड़बड़ दिखाने लग गया। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है ना? चलो फिर क्या है, कंट्रोल रिस्क। द रिस्क दैट अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, ठीक है, क्या हो रहा है, विल नॉट बी प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड on a timely basis by the entity's internal control। मतलब भाई ये था, पर अब पूरा तुम्हारा क्या, इनहेरेंट रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क भी अलग से आता है ना? बिना कंट्रोल लगाए नेचुरली क्या चांसेस हैं गलत होने के किसी भी चीज के। कंट्रोल रिस्क क्या है कि कंट्रोल लगाने के बाद भी वो रिस्क रह जाए। एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? है ना? जैसे आ, मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया कि मैंने अच्छा अकाउंटेंट रखा, तो भी मेरे अकाउंट गलत होने के चांसेस ज्यादा ही हैं, क्योंकि अगर वो आता नहीं है तो। समझ में आ रही है बात? कंट्रोल लगाता हूं मैं ताकि मिस स्टेटमेंट कम हो, और कंट्रोल अच्छे से ऑपरेट नहीं किया तो भी क्या होगा, मेरा मिस स्टेटमेंट का रिस्क बढ़ जाएगा। मैंने तुम्हें एक चश्मे वाला एग्जांपल दिया, आ रहा है समझ में? और सिक्योरिटी गार्ड वाला एक एग्जांपल है, सिक्योरिटी गार्ड रखा अनऑथराइज एंट्रीज प्रिवेंट करने के लिए, पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसके होने के बावजूद क्या हो जाए, अनऑथराइज एंट्री हो जाए? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। आ रहा है ये समझ में? क्लियर है ना? तो इससे ये पता लगता है कि एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल कितने इफेक्टिव हैं। देखो इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है वो तो भाई बिजनेस चुनने पर है, पर अगर आपका ये कंट्रोल रिस्क ज्यादा है ना, तो इसका मतलब आपने कंट्रोल ढंग के नहीं लगाया, और आपके पैसे भी जा रहे हैं लेकिन काम भी नहीं हो रहा। 50 इंटरनल कंट्रोल होते हैं, तो इसलिए ये मत सोचो कि पूरा इंटरनल कंट्रोल गड़बड़ है या पूरा इंटरनल कंट्रोल अच्छा है। इंडिविजुअली हर एक अलग अलग अकाउंट्स के लिए इंटरनल कंट्रोल वीक या वो हो सकता है। फिर पॉइंट ये है कि भाई अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो मिस स्टेटमेंट है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो मिस स्टेटमेंट के चांसेस बढ़ गए कि भैया हुआ होगा यार मिस स्टेटमेंट, और अगर इसके चांसेस बढ़ गए तो फिर क्या होगा? तो ऑडिटर को ये इंश्योर करने के लिए कि गलतियां नहीं है, ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कंट्रोल रिस्क क्या है, ज्यादा है। ये पूरा समझ में आना चाहिए 100%। मैं इतने डिटेल में इसको कवर कर रहा हूँ। तो अगर मान लो कि ये 90% भी कब समझ में आ रहा है तो मुझसे पूरा डिस्कस करते जाना। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इसमें कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर ये तुम्हारा छूटा, तो पूरा लिंक्ड है। समझ में आ रहा है? अंटिल डिटेक्शन रिस्क कंप्लीट हो जाए ये पूरा का पूरा लिंक्ड है, इसलिए मुझे बताते जाना। ठीक है? देयर इज एन इनवर्स रिलेशन विद द एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? भाई जितने इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होंगे कंट्रोल रिस्क कम होगा, और जितने वीक होंगे इंटरनल कंट्रोल उतना कंट्रोल रिस्क हाई होगा। तो नॉर्मल सी बात है। नहीं आया समझ में? है ना? एग्जाम्पल जैसे मान लो कैश और चेकबुक को लेकर के, लॉक है तो लॉक एक क्या है, तिजोरी क्या है, एक इंटरनल कंट्रोल की चोरी नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? और ताला कमजोर है तो इंटरनल कंट्रोल वीक है। आ रहा है समझ में? ठीक है? फायर एक्सटिंग्विशर एंड स्मोक डिटेक्टर installed to safeguard inventories are not maintained or not in proper condition। फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? कंट्रोल। किस बात का कंट्रोल है? आग लगने से डैमेज बचाने के लिए। पर अगर काम नहीं कर रहा तो वो नहीं बचा पाएगा। नहीं आया समझ में? क्योंकि उसको हर साल क्या कराना पड़ता है, तो रिन्यू या वैसा कराना पड़ता है। क्लियर है? पेटी कैश पॉलिसीज, पेटी कैश पॉलिसी पता है तुमको? इम्प्रेस सिस्टम हर बिजनेस में, मतलब
जनरल खर्चों के लिए क्या करते हैं अपन लोग, पेटी कैश दे देते हैं कि भैया जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो तुम अपने आप से करते जाना, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर बिलो अ सर्टेन अमाउंट टू बी राउटेड वाया इंटरेस्ट आर इग्नोर्ड और बाईपास्ड, ठीक है। तो पेटी कैश की पॉलिसीज में हो सकता है कि भाई भूल जाएंगे, उसमें से ज्यादा खर्चा हो जाए कुछ, क्लियर है। ठीक। तीसरा है आपका डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या है, तो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क से हमने क्या अंदाजा लगाया कि कितनी गलती के चांसेस है, समझ में आ रहा है। और तो उससे मैं अपना पूरा डिटेक्शन का प्लान बनाऊंगा, और मेरे डिटेक्शन का प्लान जितना एग्जॉस्टिव है उतना डिटेक्शन रिस्क क्या है, कम। अब पॉइंट समझो, डिटेक्शन रिस्क सिर्फ असेस नहीं होता, डिटेक्शन रिस्क कैन बी प्लान्ड। मतलब आई कैन प्लान द डिटेक्शन रिस्क। क्यों, जितना डिटेक्शन करता जाऊंगा उतना डिटेक्शन रिस्क कम होता जाएगा। मतलब मैं इसको अप डाउन कर सकता हूँ। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को मैं सिर्फ असेस कर सकता हूँ कि कितना रिस्क है कि गड़बड़ होंगी, समझ में रहे। तो डिटेक्शन रिस्क मैं उतना कम करूंगा कि इस फॉर्मूले में मुझे AR की वैल्यू कम करनी है, और मेरे हाथ में क्या है, DR। तो अगर ये ज्यादा निकले IRCR, तो मुझे डिटेक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, ताकि मैं डिटेक्शन रिस्क को इतना लो लेकर के आ जाऊं कि मेरा AR जो है वो एक्सेप्टेबली लो लेवल तक आ जाए। इसीलिए अगर IRCR ऑलरेडी कम है तो मुझे कम चेकिंग में ही वो सेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि हाँ मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं। पर IRCR अगर हिले डले हैं, पॉइंट समझो कि अगर मैं ऑडिट करने जा रहा हूं ना, तो मेरी ऑडिट फीस किस बेस पे डिपेंड करनी चाहिए, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क पे, कायदे से। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्लाइंट नहीं समझता ना इस बात को, समझ ना रहे। तो प्रैक्टिकली बहुत सारे उसमें तो ये मना ही कर देंगे, आ रहा है समझ में। बड़ी फर्म्स जो है वो छोटे मोटे ऑडिट को फिर इस बेसिस पे मना कर सकते हैं कि अरे यार तुम्हारे यहाँ जितनी माथा पच्ची हो जाएगी उतने में तो हम बहुत सारे ऑडिट कर लेंगे, आ रहा है समझ में। पर जिसका ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल सिंपल सिस्टम है, उसके साथ तो कोई समस्या ही नहीं, आ रहा है समझ में। क्योंकि उसमें डिटेक्शन ही, मेरे को डिटेक्शन कम करना पड़ेगा। मुझे, मेरा मकसद है मैं ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल तक लेकर के आ जाऊं, और ये काम तो मेरा एंटिटी के सिस्टम्स या उसने ही कर दिया। बिजनेस नेचर ही ऐसा है, और क्या कहते हैं, कंट्रोल्स ही इतने अच्छे लगा रखे हैं कि यहाँ गलती होने के चांसेस ही कम थे। हम लोग जब TCS का ऑडिट करने जाते थे तो वो बड़ा अच्छा लगता था कि उनके सिस्टम्स वगैरह इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन फिर भी क्या है, बहुत अच्छे सिस्टम्स है। तो उसके कारण क्या होता है, चांसेस बहुत कम है किस बात के, गलती होने के। आ रहा है ये समझ में, ठीक है ना। ठीक। तो डिटेक्शन रिस्क है क्या, रिस्क दैट ऑडिटर ढूंढ नहीं पाएगा मिस स्टेटमेंट को। ये लाइन तुम लोगों को ना लिखनी पड़ेगी, याद रखना। रिस्क दैट द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिटर फेल टू डिटेक्ट एन एग्जिस्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर मिसस्टेटमेंट। बोलो। ठीक है। अब even if the auditor plans and execute various procedures, there remains the possibility कि certain material errors or fraud may go unnoticed। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो this residual possibility is called detection risk। तुम चेक तो सैंपल बेसिस पे ही करोगे ना,
तो तुम चेक कर लो, फिर भी कुछ गलती रह जाएगी, वो क्या है? डिटेक्शन रिस्क। एक बार आंख बंद करके सोच लो कि इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क समझ में आया कि नहीं आया, तो सोच लो। और कोई भी सवाल है उसको लेकर के कॉन्सेप्चुअल लेवल पर क्लियर होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुमको। कल मेरे पास एक बच्चा आया, ठीक है ना? अब उसने क्या है कि ऑनलाइन की हुई थी क्लास, फाउंडेशन की, ठीक है? अब उसके लॉ में 27 नंबर थे। उसने बोला था कि मैंने 93 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, 93 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, ठीक है? तो अब क्या है कि उसको ना, मतलब कॉन्फिडेंस बहुत था कि मेरे से बनता है। अरे मैंने कहा भाई, नहीं बनता है तभी तो मार्क्स कम हुए ना, इंस्टीट्यूट की दुश्मनी तो है नहीं तुमसे, समझ आ रहा है? ठीक है ना? हमारा काम ये है कि हम गलती ढूंढे कि कहाँ गलती हुई, और फिर हम उसको ठीक करें। क्लियर है? तो एग्जाम भी दे चुका था उसने, दोबारा पढ़ना भी चालू कर दिया था, तो उसने रिसेंटली पढ़ा था कंपनीज एक्ट, ठीक है? अब जो रिसेंटली कंपनीज एक्ट पढ़ा, तो मैंने उससे बोला कि अच्छा ठीक है, चलो अपन लोग एक दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो एक एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन ऐसे ही डिस्कस किया, ठीक है ना? अब जब वो आंसर कर रहा था ना, तो उससे समझ में आया कि उसने पढ़ा है एकेडमिकली, तो कुछ कुछ वर्ड्स वो उसके बोल दे रहा है। पर मैं उसको कह रहा हूँ कि भाड़ में गया एकेडमिक्स, मुझे मीनिंग बताओ, ये है क्या चीज? वो उसे नहीं पता। हम लोगों ने बोला कि चलो इसको छोड़ो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो उसने बोला कि हाँ, दिस इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आउटसाइडर्स, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है ना, और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है, वो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंपनी होता है ना? मैंने कहा कैसे प्रोटेक्शन? तो उसने बोला कि आउटसाइडर पे कोई एलिगेशन ना लगा दे। मैंने कहा किस बात का एलिगेशन? तो उसने कहा ये तो नहीं पता मुझे। आ रही है बात समझ में? मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपको पता है, पर आपको उसके भी पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे कि कब आप बोलोगे कि आपको पता है। देखो एक चीज समझना, ठीक है? तुमने एआई का यूज किया हुआ? ऐसे ही चैट जीपीटी वगैरह थोड़ा बहुत किया है? तुमको पता है वो क्या कर सकता है? मतलब ऐसे नॉर्मली थोड़ी बहुत कैपेबिलिटीज पता है कि किस तरीके से वो आंसर करता है? मतलब कि तुमने कुछ भी डाला तो, अच्छा तुमने जब यूज किया था तुम्हें कैसा लगा? कि एकदम बहुत ही एस्टॉनिशिंग सा लगा? मतलब एग्जैक्ट ऐसे literally वो बता देता है। समझ में आ रही है गलत? अब एक ऐसा व्यक्ति जिसको पता ही नहीं है कि एआई के बारे में, हाउ वुड यू डिफाइन इट, एंड विल ही बी एबल टू अंडरस्टैंड? पॉइंट समझ में आ रहा है? मेरा कहना यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ध्यान से सुनना ये लाइन, ठीक है? जो तुम्हें पता ही तब चलता है कि तुमको उसके बारे में नहीं पता, जब तुम्हें उसके बारे में पता चलता है। चाहे तुम उसके बारे में कितनी भी बातें कर लो, उसके बारे में कितना भी पढ़ लो, लिख लो, समझ लो, बट when you will experience it, then only you will understand what you do not know. और ये पढ़ाई के साथ बहुत ज्यादा होता है। और अभी रिसेंट में जो भी बच्चे आ रहे हैं, जो पिछले 1-2 साल में जो मैं बैचेस पढ़ा रहा हूँ, उसमें जो बेसिक लेवल के बच्चे हैं, उनके साथ हाईएस्ट लेवल पर ये प्रॉब्लम, क्योंकि हर व्यक्ति इतनी जल्दी जज कर रहा है और अंदाजा लगा रहा है कि अच्छा ये मुझे पता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन उसे नहीं पता। तो जब मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि तुम एक बार ये डिस्कवर कर लो, ठीक है ना, कि तुमको आईआर या सीआर और डीआर के बारे में पता है, तो इसमें भी एक वो है, ग्रे एरिया है, कि तुम थोड़ा बहुत असेस कर लोगे, पर तुम उन वर्ड्स को ही अपना नॉलेज मान। तो मैं तुम्हें क्राइटेरिया देता हूं कि तुम कैसे टेस्ट करोगे कि तुम्हें पता है कि नहीं पता है। समझ में आ रहा है? आप कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ें,
ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि इनहेरेंट रिस्क क्या है, उसके बारे में बताओ, तो जो एक्सप्लेनेशन और जो एग्जांपल आपने सुना है, उसके अलावा आप कोई भी किसी भी जगह का भी एग्जांपल अगर आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, तो मतलब आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया है। और अगर आप उस सेम बात को रिपीट कर सकते हो, तो मतलब वो आपको समझ में नहीं आया, वो आपको याद हो गया होगा भी, वो भी टेम्पररी। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को उठा देखो, समझो मैं कंट्रोल बता रहा हूं, तो मैंने तुम्हारे चश्मे को देखा, तो मैंने तुम्हारे चश्मे से बता दिया। ये मैं सिर्फ तभी कर सकता हूँ जब मुझे उस पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज हो। ये इसका इसका एक्सपीरियंस से लेना देना नहीं, एक्सपीरियंस मेरे पढ़ाने में कि हाँ मैं चलो मैं वैसा कर सकता हूँ, पर समझ में इसका मतलब ये कि उस कॉन्सेप्ट को उठा करके, मान लो कि मैं अपनी गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए लगा दूं, समझ में आने के बाद, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई हो उसके शेड्यूल के लिए लगा दूं, कुछ भी एक्स वाई जेड, गवर्नमेंट रोड बना रही है उसमें क्या कंट्रोल है, एक्स वाई जेड। इफ यू कैन क्रिएट योर ओन एग्जाम्पल, यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। जब आप उस एग्जाम्पल को बताएंगे, उसको समझ करके मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने कितनी अच्छी तरीके से वो कॉन्सेप्ट लगाया। तो अब इसको रीड कर लो एक बार तीनों को, और आइडेंटिफाई करो कि तुमको ये बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आने के चांसेस काफी है। ठीक है। हो जाए तो बताना है ना।
ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ डिटेक्शन रिस्क। अब देखो, ऑडिटर ने चेकिंग कर ली और फिर भी वो गलती नहीं ढूंढ पाया, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। आ रहा है समझ में? ठीक है, सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ठीक है, बिल्कुल आम भाषा में समझो। सैम्पलिंग रिस्क मतलब कि अगर कम सैंपल सिलेक्ट किए, इसके कारण गलती नहीं ढूंढ पाया, एक मैटर ये है। दूसरा, इसके अलावा, है ना, सैम्पलिंग रिस्क के अलावा किसी भी और कारण से अगर गलती नहीं ढूंढ पाया, वो रिस्क। बोलो। रिस्क अराइजिंग व्हेन द सैंपल chosen does not represent the entire. Conclusion based on sample may differ from what would be concluded if the entire population were tested. आ रहा है क्या समझ में? क्या बोल रहा है? अब पॉइंट ये है कि जब भी मैं सैंपल चेकिंग करूंगा तो इसका मतलब मैं कुछ चेक करूंगा और कुछ चेक नहीं करूंगा। जो मैं चेक नहीं करूंगा उसमें गलतियों नहीं चांसेस रहेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये कहलाता है सैम्पलिंग रिस्क। याद रखो, सैम्पलिंग रिस्क कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द सैंपल। ये लिख लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? सैम्पलिंग रिस्क मतलब मैंने बहुत कम सैंपल ली, इस चक्कर में मेरा डिटेक्शन सही नहीं हो पाएगा, इस बात का रिस्क। दूसरा रिस्क है, जैसे मान लो कोई एक वाउचर उन्होंने छुपा ही लिया है, एंटर ही नहीं करा, गड़बड़ है। डिटेक्शन रिस्क कैसे है कि मैं चेकिंग कर भी लूं तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा, तो भी गलत हो गया ना, क्योंकि मिसिंग वाउचर है। लेकिन मिसिंग वाउचर सैम्पलिंग रिस्क नहीं। क्यों? क्योंकि सैम्पलिंग रिस्क वो होता है कि कम सैंपल या ज्यादा सैंपल। यहां तो मैं ज्यादा सैंपल भी कर लेता, तो जो हटा ही दिया है उनने एंटर ही नहीं किया, उसके लिए तो प्रोसीजर अलग ही लगते ना। नहीं आया समझ में? अगर मैं ज्यादा सैंपल चेक कर लेता तो कोई चीज पकड़ लेता, मैंने कम सैंपल चाहिए, इस चक्कर में मेरा गलत हो सकता है। वो कौन सा रिस्क है? डिटेक्शन रिस्क। नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या है?
कि किसी अन्य कारण से, मान लो कि मैं जिस चीज को चेक कर रहा हूं उसको मैंने ढंग से चेक नहीं किया, ये कौन सा रिस्क है? नॉन सैम्पलिंग रिस्क। अरे समझ में? तो ऑडिटर जो है उसकी चेकिंग से, उसकी चेकिंग के बाद, उसके डिटेक्शन के बाद भी मिस स्टेटमेंट का जो रिस्क है वो रिस्क कौन सा है? डिटेक्शन रिस्क। और डिटेक्शन रिस्क के दो पार्ट हैं, सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क। समझ गए? क्लियर है? रिस्क अराइजिंग फ्रॉम फैक्टर्स अदर देन सैम्पलिंग सच एज, प्रोसीजर से इन लगाया, ऑडिट एविडेंस को मिस इंटरप्रेट कर दिया, है ना, और फेलियर टू रिकॉग्नाइज अ मिस स्टेटमेंट। ठीक है? एग्जाम्पल्स ऑफ डिटेक्शन रिस्क, इन्वेंट्री काउंट ओवरलेप्ड, मतलब ऑडिटर ने सोचा कि चलो दूसरे पैसे लगा लूंगा, इन्वेंट्री काउंट नहीं करते। अब उसने जैसे ही ये चुना कि भैया मैं फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करूंगा, इससे एरर्स की संभावना बढ़ गई, अनडिटेक्टेड एरर्स की संभावना, एरर होने की संभावना नहीं बढ़ गई, एरर के नहीं मिल पाने की संभावना बढ़ गई। तो इसलिए ये रिस्क कौन सा है? डिटेक्शन। एरर होने की संभावना बढ़ जाती तो वो क्या होता? इनहेरेंट रिस्क या कंट्रोल रिस्क, है ना। दूसरा अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल, मतलब उसने जो सैंपल चुना, सैंपल में तो सही सही वाली चीजें आ गई, बाकी पॉपुलेशन में थी चीजें जो गड़बड़ थी। ऑडिटर ने सेल सेलेक्ट किया, उसने जो सैंपल निकाले वो ज्यादातर सही ही थे। हेंस पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट इज द इन द अनटेस्टेड पोर्शन माइट रिमेन अनडिटेक्टेड। क्लियर है? फिर डिटेक्शन के रिस्क को रिड्यूस कैसे करोगे? तो डिटेक्शन रिस्क में से जो सैम्पलिंग रिस्क है उसको तो तुम अपने प्रोसीजर्स बढ़ा करके क्या कर सकते हो? डिक्रीज कर सकते हो। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ना? लार्जर सैंपल यूज करो, सैम्पलिंग रिस्क कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा। और जितना आप कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस स्टाफ इंक्लूड करेंगे उतना आपका नॉन सैम्पलिंग रिस्क भी क्या हो जाएगा? कम। डिटेक्शन रिस्क में दो टाइप के रिस्क हैं, सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क। क्लियर है? बोलो, है ये क्लियर? ठीक है, रीड करो डिटेक्शन रिस्क एक बार, बताओ। ये पूरा अपन ने जो डिस्कशन किया ना, आईआर, सीआर और डीआर का, ये है ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट्स। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल पक्के तौर पर याद होने चाहिए। ए आर इक्वल्स टू आई आर, सी आर, डी आर। व्हाट इज आई आर, व्हाट इज सी आर, व्हाट इज डी आर? आ रहा है समझ में? ठीक है ना? मतलब आप समझो कि ये जो है ना, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा बना हुआ है, मतलब मॉड्यूल आपके कॉन्सेप्ट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसको जब मैंने ये किया ना, तो मतलब बहुत ही गजब के और बहुत ही अल्टीमेटली आपके नोट्स कर लो और आप क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर लो, कोई नहीं रोक रहा। तुम ऑडिट तक में 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जिसमें 40-40 आने में रो दिए हैं लोग। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये समझ ही नहीं आता है। क्योंकि सबसे मेन बात पता है इसके नहीं समझ में आने या उसकी क्या है, कि ये एक ड्राई सब्जेक्ट है। मतलब दिखने में ड्राई लगता है,
अगर आप एक्चुअली में चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इन्वॉल्व होंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ऑडिट बहुत किया है प्रैक्टिकली, और मतलब मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा मजे तभी किए हैं जब मैं ऑडिट कर रहा था। अरे हाँ, क्योंकि मतलब मैं कभी घूमा उमा भी नहीं था, मतलब फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं थे। और वो मतलब भाई साहब, मैं मतलब 25-30 बार फ्री में फ्लाइट में बैठा हूँ, पहली बार ऑडिट के ही उसमें मैं बैठा था। मतलब और क्या कहते हैं, मुंबई गए थे एक ऑडिट में ओरिएंटल के, तो वीकेंड पे वहाँ एसएल वर्ल्ड गए थे। अब तुम लोग नहीं उतना वो कर पाओगे इमोशनल लेवल पर, समझ में आ रहा है? कि क्योंकि अब तो बहुत सारे पार्क हो गए हैं यार, और बहुत सारा कुछ है। ठीक है, मतलब दैट वाज द ओनली थिंग उस समय के हिसाब से अवेलेबल इंडिया लेवल पर। एसएल वर्ल्ड के एड्स जो है वो 90s में आते थे, जब डिस्क में अकेला चैनल जी आता था। तो हम लोग को तो आंखों से विश्वास नहीं होता था कि ऐसी कोई चीज है भी। समझ में आ रहा है? सोचो, एक वाटर पार्क और एक थीम पार्क का जो एडवर्टाइजमेंट है वो नेशनल टीवी पे आता था। समझ में आ रहा है कि भाई लोग उन्होंने एक अलग से आइलैंड वगैरह पे बना रखा था, तो वहां गए थे। तो वो बिल्कुल मैं नहीं समझा सकता ना, तो मतलब बेसिकली बात इतनी है कि मैं एक वाटर पार्क गया। समझ आ रहा है? थीम पार्क और वाटर पार्क। बट वो मेरे लिए इतनी बड़ी चीज थी कि मैं क्या बताऊं, कि मैं मुंबई में जाकर के थीम पार्क में प्रॉपर में होकर के आया। मतलब ये बात है 2004 के आसपास की। सोचो, आपने कोई एड देखा है जहां आप सोच भी नहीं रहे हो कभी, मतलब ये अब पप्पू घर जैसा नहीं है या यहाँ के वाटर पार्क जैसा नहीं है, मतलब वो बहुत अलग लेवल का और बहुत बड़ा है। ठीक है ना? तो फिर और मतलब कौन कौन सी जगहों का खाना नहीं खाया है। ठीक है, फिर कितनी कंपनीज के सीईओज वगैरह से मिल सीएफओज वगैरह से मिल रहे हैं। सीईओज तो कम ही होते हैं, लेकिन सीएफओज वगैरह से मिल रहे हैं, है ना? अलग अलग एक्सपोजर, अलग अलग बिजनेसेस के बारे में जानने को मिल रहा है। मतलब हमने पहली बार एक ऑडिट किया था, मतलब मैंने, जिसमें बीपीओ का था। बीपीओ मतलब बिजनेस सर्विसेज आउटसोर्सिंग। उस समय बहुत बूम पे था, 2000 इनिशियल 2000 अर्ली 2000 में। ठीक है ना? तो वो एक लोन बेचने वाली कंपनी, जिसको जो कॉलिंग्स करते थे, इंटरनेशनल कॉलिंग। और उसके जब हम फ्लोर पर गए तो इतना बड़ा वो था, मतलब समझो पिलर्स हैं बस बीच में, बाकी पूरा आप एंड तक देख सकते हो। समझ में आ रहा है? अपन तो ऐसे सोचते हैं कि भैया इससे ज्यादा चौड़ा होगा तो छत गिरने के चांसेस हो जाएंगे। तो उस तरीके के वो पूरी कांच की बिल्डिंग्स मैंने पहली बार देखी। वहां घड़ी लगी हुई थी 6-7, जो अलग अलग देशों का पर्टिकुलर टाइम बताती थी। फिजिकल वॉल क्लॉक्स लगी हुई थी। उससे मतलब कोई भी व्यक्ति कॉलिंग कर रहा था, कौन से देश में कॉलिंग कर रहा है उसके बारे में। वहां हमको पता चला कि भैया वहां जो इंटरनल कैंटीन था, मतलब ऐसा कैंटीन जो सिर्फ ऑफिस के एम्प्लॉयज के लिए था। ऐसा तो हम इमेजिन भी नहीं करते ना, मतलब कैंटीन बनने का खर्चा कैसे चलेगा कैंटीन वाले का? भैया वहां का टिश्यू पेपर का खर्चा जो था, वो पता नहीं कितना, 25,000 रुपये महीने का ऐसा कुछ का था, टिश्यू पेपर का। समझ में आ रही है बात? तो हमने कहा, मतलब मैं देख करके पहली नजर मन बोला कि फ्रॉड कर रहा है। अपन ने इमेजिन नहीं, वॉल्यूम ही नहीं सोचा ना। अपन कुएं का मेंढक थे। जब अपन बड़ा सोचते हैं तो भाई, कुएं का मेंढक वाली तुमने स्टोरी सुनी है ना, कि कुएं का एक मेंढक रहता है, उसको समंदर की मछली मिलती है। तो उसको कहते हैं कि समंदर बहुत बड़ा है। तो वो जो मेंढक है वो कहता है क्या इससे इससे डबल है क्या कुएं से? समझ में आ रहा है? कहते कि नहीं और बड़ा। तो कहता कि अच्छा इससे 10 गुना है क्या? 10 गुना है क्या? ठीक है। कहते कि नहीं और बड़ा। तो कहता अरे 100 गुना है क्या? कुछ भी बोल रहे हो। पॉइंट आप समझ रहे हो कि समंदर कितना विशाल है ना? इस बात का वो अंदाजा ही नहीं लगा सकता, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है कभी कि समंदर कैसा है। जब वो 100 गुना बोल रहा है तो वो मजाक में बोल रहा है क्या? 100 गुना। और उसको नहीं पता कि समुंदर लाख गुना भी कम पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो वो पहली बार पता चला कि भैया ये भी कम है, ये भी कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो
ये है एक्चुअली में ऑडिट में। दूसरा कि भाई आपकी रिपोर्ट से कितना क्या फर्क पड़ जाता है, कोई क्लाइंट गड़बड़ करने की कोशिश करता है, आप कैसे ढूंढते हो, तो ऐसी पचासों चीजें हैं जो आपको पता लगती है। अरे समझ लो, मैंने तो अपने पहले ऑडिट में, जीवन के पहले ऑडिट में फ्रॉड ढूंढ लिया था। अरे सर, बिकॉज जस्ट आई वॉज क्यूरियस, मैं नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं क्यूरियस था कि भैया ये क्या हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। और उस समय मेरे दिमाग में फ्रॉड डिटेक्शन ही चलता था। मैं ऑडिट को बहुत अच्छे से नहीं समझा था कि एक्चुअली में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उसमें जाते हैं। मेरे दिमाग में पिक्चर थी कि मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो मैं फ्रॉड ढूंढ सकता हूँ, और ऐसा लगता था कि भी सब लोग कुछ ना कुछ फ्रॉड ही कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये क्लियर नहीं था पिक्चर कि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू ऑडिट कर रहे हैं, मतलब ऑडिट का स्कोप भी नहीं जान रहे हैं, और उस हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। मतलब बहुत पिन पॉइंट, अभी मैं जो तुम लोगों को बता रहा हूँ बहुत पिन पॉइंट है कि भैया मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंडिविजुअल चीजों के लेजर में से मैं सैंपल निकाल करके चेक करूंगा, एक एक अकाउंट पर मैं अपना कॉन्फिडेंस लेकर के आऊंगा, फिर मैं पूरे फाइनेंशियल्स पर लेकर के आऊंगा। इसके लिए मुझे एंटिटी वालों से भी बात करना पड़ेगा, उनके सिस्टम्स देखने पड़ेंगे कि भाई यहाँ पर क्या चांसेस है कि गलती होगी, फिर मैं डिटेक्शन प्लान करूंगा। और मैं तुमको फ्रॉड का भी बहुत एग्जैक्ट बता पा रहा हूँ कनेक्शन किस चीज से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मिस स्टेटमेंट से। मुझे नहीं पता था इतना। अरे समझ में, ठीक है, तो मैं गया था फ्रॉड ढूंढने। ठीक है, तो बस मतलब नॉर्मली चीजें चेक कर ली कि हाँ ये है, बट एक्चुअली में वो ऐसा नहीं था कि किसी एक जगह पर पहुंचना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरल चेकिंग है कि हाँ ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, रैंडम चलता था मतलब। ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा ब्लैंक था मैं, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, जब उसमें कुछ गड़बड़ दिखी थी तो मैंने उसको खोदना चालू कर दिया, और फिर वो पता निकल गया वो फ्रॉड, बंदा मेरे घर आ गया था। जबलपुर का केस है, हाँ। बोला अरे सर को मत बताना, तो ये वो ऐसा वैसा चलता है, देख लेंगे, ऐसा वैसा। मैंने कहा बता दिया, मैंने कहा पहली बार था मैं, भाई क्या बोलूं मैं, घर आ गया ये मैंने सर को बताया, उनका सर घर आ गया। सर तो भाई बोले अरे घर आ गया तुम्हारे, सर ने फिर फोन वोन लगाया ये वो, तो ऐसा हुआ मतलब। ठीक है, मतलब मैं उसको स्किल नहीं कहूंगा, लेकिन समझो कि आप किसी भी काम करने के लिए एक्साइटेड रहते हो, तो सोचो कब आपको कैसे भी रिजल्ट मिल सकता है। आ रहा है ये समझ में? ठीक है ना। ऑडिट एक्चुअली में इस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है, अगर आपको बहुत प्रॉपर रहता है। आप एक गोल ये भी रहता है लोगों का कि बिग फोर में जाकर के अल्टीमेटली फिर पार्टनर बनना है। मेरे एक दो फ्रेंड्स समझ में रहे, मतलब अब देखो बहुत लंबा समय हो जाता है तो बात नहीं हो पाती है, समझ में रहे। ठीक है, लेकिन हम लोग ने साथ में आर्टिकलशिप की, और अब वो एक ही फर्म में रहे ना, तो वो पार्टनर लेवल तक पहुंच चुके हैं। अरे सर, जो साथ वाले थे वो बन गए हैं पार्टनर, तो ऐसे जूनियर कुछ कुछ थे, उन्होंने अपने अपने फॉर्म खोल लिए, बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलो ठीक है। तो ऑडिट रिस्क में क्या इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऑडिट रिस्क बेसिकली होता क्या है कि ऑडिटर ने गलत ओपिनियन दे दिया जबकि बुक्स में मटेरियल स्टेटमेंट है। इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, इसमें सबसे पहले तो बिजनेस रिस्क इंक्लूड नहीं होता। देखो पॉइंट समझना, मैं रिस्क कौन सा कवर करने जा रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड है। बिजनेस को लॉस हो जाने वाला रिस्क मेरे मतलब का नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब कोई बिजनेस है, उसके कॉम्पिटिटर आ गए, क्लियर है, तो अब तो इस बिजनेस को प्रॉफिट कम होगा। अरे वो लिख दिया है लेकिन समझो, नहीं नहीं, बिजनेस तो बिजनेस है ना। नहीं तो ऑडिट रिस्क तो ऑडिटर्स बिजनेस रिस्क हुआ ना, अगर तुम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो। ऑडिटर का बिजनेस क्या है, ऑडिट का। भरोसा रखो, चिंता मत करो, वो मिस प्रिंट है वैसे में, ठीक है ना। तो हाँ, ये ऑडिटर का बिजनेस के रिस्क भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, रिलेट हो जाएगा, चिंता मत करो। कि ऑडिटर का ओपिनियन गलत होने का रिस्क है, पर
मान लो कोई केस हुआ ऑडिटर पे, उससे उसको लॉस हो जाए, वो रिस्क नहीं। पब्लिसिटी, एडवर्स पब्लिसिटी हो जाएगी, ये वाला रिस्क नहीं है। और अदर इवेंट्स अनरिलेटेड टू ऑडिटर्स प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब नहीं। क्लियर है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट बनाए गए हैं, उनके हिसाब से ऑडिट रिस्क जो है वो उन रिस्क को कवर नहीं करता, does not cover the risk of the auditor expressing opinion that the financial statement obtained stated when they are not, because this risk is generally insignificant. ध्यान से समझना। आगे समझ में क्या है बताओ। सर की ऑडिटर मान रहा है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जबकि है नहीं, तो ये ऑडिट रिस्क नहीं। क्योंकि ये तो कोई बात ही नहीं है ना, मतलब गलती नहीं है तो मिल जाए तो बहुत अजीब सी बात है। तो ये वाला इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि देखो क्या होता है, कई बार तुमने 4 सैंपल चुने, उसमें से 3 निकल आए गलत, जबकि 100 में 4 थे गलत। तो तुम मटेरियल मिसस्टेटेड मान रहे हो जबकि एक्चुअल में है नहीं। ये कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि जब 3 गलत निकलेंगे तब तुम और सैंपल चेकिंग करोगे तो यू विल गेट टू नो कि नहीं यार इतना मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। आए समझ में? ठीक है ना? तो हम उसी रिस्क को कवर करते हैं जिसमें ऑडिटर मान रहा है कि सही है जबकि एक्चुअल में गलत है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलो 1.5 से नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक।